हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैथ्स चैनल सबको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं हम। उसका ये पार्ट आई थिंक 4 होगा। ओके, 4 पार्ट होगा, आई डोंट नो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वाले में हमको देखना है, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप्स होते हैं वो हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक, तब तक के लिए बने रहिए। ओके, मतलब कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बिल्कुल लार्ज नेटवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है ये, बाउंड वेसल्स वाली का एक शीट जैसा, बहुत लार्ज है ये। ओके, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? बहुत ही लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। बहुत ही लार्ज नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ठीक है। इट्स लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और एबलॉन्ग बैग्स। और ये किसके जैसे दिखता है? लॉन्ग ट्यूब्स के जैसे और राउंड जैसे और एबलॉन्ग बैग्स जैसे होते हैं ना, बैग्स टाइप के। तो अलग अलग शेप्स इसके थोड़ी बड़ी ऐसे ही सिमिलर देखने को मिलते हैं। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा लगभग सेम टाइप का ही रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम RER भी कह सकते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER कह सकते हैं, आसान करने के लिए। ओके, rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particle called ribosomes। अब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो माइक्रोस्कोप में रफ टाइप के दिखती है, इसलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया है। रफ ही उसका सरफेस रहता है। क्यों? अरे यार, ये मेरे को बहुत गुस्सा आती है, कोई बात नहीं। इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं अटैच्ड टू इट सरफेस। उसके सरफेस में जो है उसमें राइबोसोम्स रहते हैं, इसलिए उसका जो सरफेस है वो रफ बन चुका है। ओके, द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। तो अधिकतर में सारी सेल्स में जो है ये एक्टिव रहते हैं राइबोसोम्स। आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स। ये क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर में मदद करते हैं। दी मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन दी सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारी चीज़ें मतलब कि प्रोटीन्स जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर हो जाते हैं प्रोटीन्स, और फिर पूरी जहाँ पास भी ज़रूरत है, जिस भी सेल पे ज़रूरत है वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे भी जो भी वेरियस प्लेसेस में जहाँ ज़रूरत है नीड के हिसाब से वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। ठीक है। दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दी स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक मिनट, हाँ ये रेड रेड बार बार आ रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करते हैं, और लिपिड्स को भी। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करते हैं फैट मॉलिक्यूल्स को और लिपिड्स को। ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प बिल्डिंग दी मेम्ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। The smooth endoplasmic reticulum help in manufactures of fat molecules or lipids important of cell functions, और some of these proteins, यहाँ पास देख लीजिए, some of these proteins and lipids help in building the membrane. This process is known as membrane biogenesis। इसको मैंने वापस रीड इसलिए कर दिया, आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। ओके, बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones all through the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells. It always forms a network सिस्टम। तो बहुत सारी प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स का और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का, ऑल थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटली अपीयरेंस इसका रहता है, बहुत ज़्यादा अपीयर रहता है ये और नेटवर्क सिस्टम में। तो यहाँ पास एनिमल सेल में एक हमारे एनिमल सेल का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। अब मैं इससे आपको बता देता हूँ, तो जल्दी से थोड़ा सा आप समझ लीजिए।
इसमें क्या क्या सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसको मैं यहाँ खिसका देता हूँ। ये आप सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो गोल पार्ट है ये पूरा गोल पार्ट है, वो बस नहीं, पूरा ये गोल पार्ट जो है ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। ओके, और ये जो एक्वस कंपोनेंट है ये है साइटोप्लाज्मा। और आप यहाँ पास देखें तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है राइबोसोम्स, ये जो डॉट 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 यहाँ पास दिए गए हैं ये हैं सब राइबोसोम्स, और ये हैं लाइसोसोम्स, और ये हैं सेंट्रोल्स, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है गोल्गी एपरेटस, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है न्यूक्लियर एनवोंडेंस, ये वाली दी हुई है, ठीक है। और ये है साइटोप्लाज्म, मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पास यही कुछ है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी, ये कहाँ पास है, ये देखिए, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया ये ही है, ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पास दिया हुआ है, इनके आप बड़े चित्र देके, मतलब इनको ऐसे जूम करके आप देख सकते हो, गूगल में मिल जाएगा आपको। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल आप अच्छे से इस वाले चित्र को समझ लीजिए। ओके, Thus one functions of the endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन क्या है, सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन होता है टू सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट मटेरियल, वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्मा और बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस। तो बहुत सारे मतलब कि अब एक तरीके से जैसे आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो अगर ट्रांसपोर्ट आपका होगा तो आप अलग अलग जगह पे जाते होगे, है ना, सारी जगह पे तो नहीं, कोई चीज़ जगह आपकी स्पेसिफिक होगी जहाँ पास आप ट्रांसपोर्ट करते होगे। वैसे ही इसकी भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि ये वेरियस रीजन है पर साइटोप्लाज्मा और मतलब न्यूक्लियस के बीच में, और साइटोप्लाज्मा से बहुत सारे रीजन में ये जाता है, और साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मा फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ सर्विस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी फंक्शन है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके सरफेस में। फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की। इन दी लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड बायब्रेट्स, SER plays a सर्कुलर रोल इन डीऑक्सीफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो ये भी मदद करता है कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो टोटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब कि मदद भी करता है जो पॉइजनस और डिटॉक्स मतलब कि डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजनस, और बहुत सारी सॉरी वो एकदम से पॉज हो गई। तो बहुत सारे ये मतलब कि पॉइजनस को जो है ये ख़त्म कर देता है, और मतलब कि एकदम ख़त्म कर देता है, ये इससे प्रोटेक्ट हमको कर लेता है। तो वहाँ पास हमने किसका चित्र देखा था, किसकी फ़ोटो देखी थी हमने, एनिमल सेल की। ओके, और यहाँ पास हमको किसकी दी गई है, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल की तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को क्लियर लग रही है। ओके, तो मैं इसको अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये आप देखिए, यहाँ पास आपको जो है ये एक्वस साइटोप्लाज्मा, ये जो है ये है साइटोसोल। ओके, और ये जो डॉट डॉट हैं ये हैं राइबोसोम्स। ओके, और ये तो आपको पता ही, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने आगे भी देखा था। ये हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कहलाती है ये, जैसे कि हो गई, एक मिनट, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये जो लेयर्स हैं, और इसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है ये है न्यूक्लियस, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पास आप अलग अलग देख सकते हैं आपकी बुक में, और अच्छे से मतलब कि देखा होगा। ओके, तो अब आ गया है हमारा गोल्गी एपरेटस। बहुत से लोग इसे गोल्गी पढ़ते हैं, मैं भी पहले पढ़ता था, बट ये है गोल्गी एपरेटस। तो दी गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमलू गोल्गी। तो दी गोल्गी एपरेटस जो है वो डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गी। डिस्कवर तो भगवान ने किया था, मतलब कि बनाया तो भगवान ने था, बट सबसे पहले देखा किसने था, इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, तो कैमिलियो गोल्गी ने दी थी, इसलिए इसको गोल्गी बॉडीज कहते हैं। ओके, गोल्गी एपरेटस कुछ भी आप कह सकते हो। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक। तो ये पैरेलल रहती है सबसे, स्टैक जैसे इसमें बना होता है। आप जाके देखो गूगल में फ़ोटो, जस्ट गूगल इट, और आप देख लो कि इसकी स्टैक बनी हुई होती है कॉल्ड सिस्टेंस, तो उसको हम सिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्गी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड approximately parallel to each other in stack called systems. Okay,
These membrane often have connecting with the membrane of endoplasmic reticulum, therefore constitute another proteins of complex cellular membrane system. ठीक है, यही मेम्ब्रेन क्या है, कनेक्ट होती हैं किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कंसिस्ट अनदर प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो यही प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं और मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में होता है। द मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द सेल द गोल्गी apparatus। तो मटेरियल को ये सिंथेसाइज भी करता है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीज़ें बनती हैं, जो अभी हमने आगे पढ़ा था कि वहाँ पास बनता है, तो वो गोल्गी apparatus में आकर पैक हो जाता है और फिर जहाँ पास भी उसको भेजना हो वो भेज देते हैं। ठीक है, क्या मतलब कि बिल्कुल रियल लाइफ अंदर चल रही होती है, जैसे कि आपका सामान फैक्ट्री में बना, फिर वो दूसरी जगह पर आकर पैक हुआ, फिर उसको जहाँ पास भी भेजना हो वो ट्रक की मदद से, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेन की, एरोप्लेन की मदद से क्या है वो वहाँ पास भेज दिया जाता है जहाँ पास ज़रूरत होती है। हाँ, ऐसा ही यहाँ पास है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। तो इसका फंक्शन ही ये होता है कि स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना प्रोडक्ट्स की। ओके, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स सुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन दी गोल्गी apparatus। तो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती हैं वो बहुत सारी मतलब कि उस गोल्गी apparatus में होती हैं। दी गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशंस ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पास यही दिया है गोल्गी apparatus का, और ये इन्वॉल्व रहता है लाइसोसोम्स में भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुछ फंक्शंस आपको लाइसोसोम्स में भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा ये 3rd नंबर वाला है। तो यहाँ पास आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कैमिलियो गोल्गी का, कब ये बॉर्न हुए, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले की तरफ, जो है लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दी सेल्स। तो लाइसोसोम्स एक तरीके के वेस्ट डिस्पोजल हैं सेल्स में। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप दी सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल फॉरिजन मटेरियल एज वेल एज वॉन आउट दी सेल ऑर्गेनलीज। तो लाइसोसोम जो है वो हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में। कैसे, वो जो भी वेस्ट रहता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जो भी फॉरिजन मटेरियल रहते हैं, फॉरिजन मतलब बाहर के मटेरियल जो भी रहते हैं, उन्हें वो मतलब कि या तो खा जाता है या मतलब कि डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फॉरिजन मटेरियल एंटर्ड द सेल, जैसे ही फॉरिजन मटेरियल एंटर होते हैं सेल में, एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो मतलब कि ये जैसे ही ऑर्गेनलीज इसमें आते हैं तो ये इसको खा लेता है, विच ब्रेक दैम अप टू इनटू स्मॉल पीसेस। और फिर ये लाइसोसोम जो है हमारा, ये उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डालता है, जो भी बैक्टीरियाज आते हैं। विच ब्रेक दैम, यहाँ बस लिख लिया हमने। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि लाइसोसोम्स के पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि इनको टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए कैपेबल होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सो फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell। तो जब भी मतलब कि हमारी when the cells gets damaged, जब भी हमारी सेल्स जो है डैमेज हो जाती हैं, तो लाइसोसोम जो है उन्हें बस्ट कर देता है और उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए हमारी बॉडी में नहीं था, तो जो भी सेल्स मरती रहती है तो क्या वो हमारी बॉडी में ही रह आएंगी, नहीं, उन्हें वो डाइजेस्ट कर लेता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज दी सुसाइड बैग। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, जितने भी लोग सुसाइड कर लेते हैं उन्हें वो अपने बैग में रख लेता है। ओके, स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा कि हम लाइसोसोम्स को और क्या कहते हैं, तो दी सुसाइड बैग कहते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स का मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स जैसे होता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंजाइम्स किससे बने हुए होते हैं, RER से, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन सारी फ़ोटोज़ दी होनी चाहिए थी हमारे NCERT में, बट नहीं दी हुई है, तो आप जाओ और ऐसे
गूगल में सर्च कर लेना। ओके, अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस मतलब कि बिजली वाला घर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया are known as powerhouse of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. तो क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी एक केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल्स को, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये कहाँ से लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेते हैं। वो रिलीज़ कर देता है और फिर उनको दे देता है। और ये कैसे ये सब होता है, तो ये एटीपी के फॉर्म पे होता है, एंडोनिसिन ट्राइफोसेट। तो ट्राइफोसेट, तो एटीपी का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो ये मत लिख के आना, कुछ होता है ना एटीपी। ओके, तो वो मत लिखिएगा, आप ये लिखिएगा एंडोसाइन ट्राइफोसेट। ओके, एंडोसाइन ट्राइफोसेट मॉलिक्यूल से ये होता है। एटीपी इज बॉडी यूज्ड। एटीपी क्या है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी क्या है, एटीपी एक करेंसी है एनर्जी की। ओके, द बॉडी यूज एनर्जी स्टोरेज इन एटीपी। तो जो भी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है वो सब एटीपी की होती है फॉर मेकिंग वर्क, काम करने के लिए, जो सॉरी for making new chemical compounds for a mechanical work। तो जो बॉडी है वो एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी में, और जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं या फिर मैकेनिकल वर्क जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सब किससे होता है, किसकी पावर से होता है, एटीपी ही उनको एनर्जी देती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेंटेड ऑफ जस्ट वन। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक तो बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कम पोरस रहती है, मतलब उसमें ज़्यादा गड्ढे नहीं होते हैं, पर इनर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। ठीक है, दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो यही हमको बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया देता है एटीपी जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन से। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि सेंस का लेते हैं देयर ओन डीएनए, उनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के भी प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी खुद के ही होते हैं। मतलब उसको किसी भी चीज़ का उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ही उसके पास अवेलेबल हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो होती हैं वो प्लांट सेल में ही, प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। हमारे पास दो प्रकार की प्लास्टिड्स होती हैं, एक होती है क्रोमोप्लास्ट और एक होती है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट होती है और ल्यूकोप्लास्ट होती है। क्रोमोप्लास्ट जो होती है वो कलर्ड रहती है और ल्यूकोप्लास्ट वाइट या फिर कलरलेस भी हमको कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफाइल। तो प्लास्टिड्स क्या है, वो कंटेन करती है एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफाइल, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। हम उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, मैं तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से आती हूँ, क्लोरोफाइल अच्छा नहीं लगता। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत सारे येलो और ऑरेंज से पिगमेंट को मतलब उसके पास रहते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो एक प्राइमरी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मतलब कि स्ट्रेच होता है, ऑयल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें स्टोर रहते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, the internal organization of the plastids contain of numerous membrane layer embedded in a material called the stroma। तो इनर ऑर्गेनल्स भी होते हैं ऑफ द प्लास्टिड्स के कंटेन, जो कि कंटेन करते हैं मटेरियल कॉल्ड दी स्टोमा। तो स्ट्रोमा भी होता है उनमें, ओके, जो कंटेन करते हैं इनर ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। और जो प्लास्टिड्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही तरह के रहते हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल सरफेस में। लाइक द माइक्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए। माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टिड्स के पास, दोनों के पास ही क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, है ना। इसलिए ये लगभग लगभग सिमिलर ही रहते हैं। ओह, हमारा थोड़ी सही बचा है ना, बस इतना सा। अब हमें वैक्यूल्स और पढ़ना है, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी बट ये तो हमको कंप्लीट करना ही है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो वैक्यूल जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए काम आते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो इस एनिमल्स के पास जो होता है स्मॉल वैक्यूल होता है। और वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल खाली जगह जहाँ पास कुछ हम स्टोर कर सके। खाली जगह में ही ना आप स्टोर करोगे, भरी जगह में क्या स्टोर करोगे। तो वैक्यूल्स होती है कोई भी खाली जगह। तो एनिमल्स जो में होती है वो कम खाली जगह होती है, पर प्लांट्स में जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खाली जगह होती है, इसलिए प्लांट्स में वेरी लार्ज वैक्यूल होता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ दी सेल वॉल्यूम। तो सेंट्रल वैक्यूल जो होती है प्लांट्स की, वो पता कब कितना ऑक्यूपाई कर लेती है, कम से कम 50 से 90% सेल का वॉल्यूम जो होता है वो कहाँ पास होता है, सिर्फ सेंट्रल वैक्यूल्स में ही होता है। ओके, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड ट्रगनेस एंड रिजिडिटी। मतलब कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो बहुत ही बड़ा होता है, हमने अभी देखा, तो उसको मजबूत भी होता है। ओके, और उसको टफनेस प्रोवाइड कौन करता है, मतलब कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो फुल सेल शेप के होते हैं और उनको बहुत ही वो मजबूत होते हैं, ठीक है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन दी लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारी सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सेल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए, वो सारे वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स। वो क्या क्या होते हैं उसमें, एमिनो एसिड्स भी होता है, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, सम प्रोटीन्स भी होता है, और इन इतनी सारी चीज़ें किस में स्टोर रहती हैं, वैक्यूल्स में ही स्टोर रहती हैं। ओके, इन single celled organism like amoeba, the food vacuoles contain the food item that the amoeba has consumed। तो amoeba जो भी फूड को कंज्यूम करता है उसके पास भी वैक्यूल्स होता है, उसमें वो स्टोर हो जाता है। amoeba has consumed in some unicellular organism। specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste for the cell। तो मीन्स इसका मतलब वैक्यूल्स जो होता है किसका, अमीबा का जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सम वेस्ट के लिए और सेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थोड़ी सा अमीबा के बारे में बताया गया था। अब ईच सेल thus acquire its strength and ability to functions because the organizations of its membrane and organelles in specific ways। तो मीन्स सारी सेल्स के पास क्या होता है, एक्वायर स्ट्रक्चर होता है और एबिलिटी होती है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब कि सारी सेल के पास क्या होता है, ये मतलब लगभग सेल के पास वैक्यूल्स होता है, कुछ बड़ा कुछ छोटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके पास रहता है। दी सेल थस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। जिनके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो उनके पास भी सब रहता है। दिस हेल्प दी सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशंस, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। और ये किसके लिए भी मदद करता है, मतलब कि हमारा वैक्यूल जो है वो किन किन चीज़ों के लिए मदद करता है, परफॉर्मिंग फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन हम बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था आप बताइएगा। ओके, रेस्पिरेशन के लिए भी ये मदद करता है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में भी, जस्ट सेकेंड, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में भी मदद करता है, मतलब कि क्या क्या होता रहता है मेरे साथ, है ना। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में भी मदद करता है, और वेस्ट मटेरियल्स को क्लियर करने में भी मदद करता है, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, और नए प्रोटीन्स को बनाने में भी मदद करता है। थस दी सेल हेल्प इन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शंस यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो है ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को मदद करता है, मतलब कि उसको ज़िंदा रखने के लिए, और ये बेसिक फंक्शन यूनिट भी है लाइफ का, मतलब कि वैक्यूल जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहीं से हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और अगर आप चाहते हैं व्हाट यू
हैव लर्न, ये जो हमने अभी अभी लर्न किया है उसका आप एक शॉर्ट नोट चाहते हैं, जो कि यहाँ पास पॉइंट्स हमको एनसीईआरटी के थ्रू दिए गए हैं, इनको मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर आप ये चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वैसे मैं अभी कर दूंगा इनको, ठीक है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। इसकी क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए एज स्टडी। बाय।